हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ GraphQL का ट्यूटोरियल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। GraphQL, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इस टाइम GraphQL की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और इसका मार्केट में इस टाइम बहुत कम कंपटीशन है। अगर आप GraphQL को सीख लेते हैं तो ये समझिए आपको बहुत इजीली जॉब मिल सकती है। अब शुरू करते हैं GraphQL। सबसे पहले देखेंगे GraphQL कब बनी थी। GraphQL 2012 में बनी थी, जिसको फेसबुक ने बनाया था। सबसे पहले फेसबुक ने इसको अपनी इंटरनली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया था और बाद में 2015 में इसको पब्लिकली रिलीज कर दिया। कहने का मतलब है कि GraphQL 2015 में मार्केट में आई थी और अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। देखा जाए तो इसको अभी 9 ईयर ही हुआ है अभी मार्केट में आए हुए और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं GraphQL आखिर है क्या। GraphQL जो है वो एक क्वेरी लैंग्वेज है फॉर API। जैसे हम लोग API बनाते हैं, नोड में Express.js यूज़ करके REST API बनाते हैं, सेम वही काम करती है GraphQL। GraphQL से हम लोग API बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा GraphQL क्या है तो आप क्या बोलेंगे? GraphQL इज ए क्वेरी लैंग्वेज फॉर API। API बनाने के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे हमसे पूछता है ना कोई कि React.js क्या है, तो हम कह देते हैं React.js जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फ्रंट एंड बनाने के लिए। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि GraphQL एक क्वेरी लैंग्वेज है API बनाने के लिए। इट अलाउस क्लाइंट टू रिक्वेस्ट एग्जैक्टली द डाटा दे नीड। यहाँ क्लाइंट किसको बोल रहे हैं? जो API कंज्यूम करता है। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है? API कंज्यूम करता है, मतलब API को एक्सेस करता है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लाइंट बोल रहे हैं। तो क्लाइंट क्या है? मतलब एग्जैक्टली उसे जैसा डेटा चाहिए वो वैसी रिक्वेस्ट कर सकता है GraphQL के थ्रू, मेकिंग इट ईजियर टू एग्रीगेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। मल्टीपल सोर्सेस से इजीली डेटा ला सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है GraphQL। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं की फीचर्स ऑफ GraphQL के क्या फीचर्स हैं। आखिर GraphQL क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है मार्केट में? क्लाइंट कैन स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हाट डाटा दे नीड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मतलब जो क्लाइंट होता है वो जो उसको डेटा चाहिए वो ले सकता है इजीली, क्योंकि सब कुछ डायनेमिक होता है यहाँ पे। अनलाइक रेस्ट, जैसे रेस्ट API बनाते हैं विच टिपिकली यूज मल्टीपल एंड पॉइंट, उसमें मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको एंड पॉइंट्स नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। एंड पॉइंट्स का मतलब होता है APIs। मान लीजिए आपने 10 REST APIs बनाई, तो हम कहेंगे 10 एंड पॉइंट्स बनाए आपने। GraphQL यूज सिंगल एंड पॉइंट। GraphQL में केवल सिंगल एंड पॉइंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है बस एक सिंगल एंड पॉइंट होता है और उसी सिंगल एंड पॉइंट से हमको जैसा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जैसा डेटा चाहिए होता है, हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एंड पॉइंट नहीं होते हैं। GraphQL यूज स्ट्रॉन्ग टाइप सिस्टम टू डिफाइन स्कीमा ऑफ एन API। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग एक स्कीमा बना देते हैं। स्कीमा मतलब जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है और ID हो गई। इसका एक स्कीमा बना देते हैं कि
ये स्टूडेंट टेबल की ये फील्ड नेम है, ये इसका डेटा टाइप है, तो हमें स्कीमा बना देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर्स है। रियल टाइम डाटा बेस सब्सक्रिप्शन, मतलब कहने का मतलब है कि GraphQL के अंदर हम लोग रियल टाइम डेटा भी अपडेट कर लेते हैं। रियल टाइम डेटा का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी जोमेटो पे खाने को ऑर्डर दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि कोई बाइक वाला जो होता है, जो आपके घर पे खाना डिलीवर करने आता है, ठीक है, डिलीवरी बॉय, तो आप उसकी बाइक को ट्रेस करते हैं ना, वो बाइक कहाँ तक आ गई है, तो वो चीज़ इन रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको ये चीज़ मतलब GraphQL के अंदर इजीली पॉसिबल है। REST API के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बट GraphQL के अंदर आप रियल टाइम डेटा अपडेट कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शंस, क्लाइंट कैन क्वेरी द स्कीमा टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, मतलब क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है ना, हम उसी को क्लाइंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट कैन क्वेरी द स्कीमा टू अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी ऑफ द API। जो क्लाइंट होता है वो मतलब स्ट्रक्चर, मतलब जैसे स्टूडेंट की टेबल है, यूज़र की टेबल है, एम्प्लॉय की टेबल है, उनके टेबल में कैसा डेटा मिलेगा, क्या फील्ड्स हैं, क्या उनके डेटा टाइप्स हैं, क्या हमारी मतलब जो API है, मतलब फाइनली API तो बन रही है ना, वो API क्या हमें दे सकती है, वो सब चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। मैं कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हम ये भी बोल सकते हैं सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए आप REST API यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को जैसे स्विगर होता है, स्विगर के अंदर हम लोग बनाते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, बट GraphQL के अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है, और जो क्लाइंट होता है जो उसको एक्सेस करता है, वो उसी डॉक्यूमेंटेशन में जाके उसका स्कीमा देख के, ठीक है, और वो सब चीज़ें देख के इजीली समझ जाता है कि हमको कैसा डेटा चाहिए और क्या क्या फील्ड्स हमें देनी है। वरना REST API में नहीं पता चलता है कि जैसे नेम फील्ड है तो वो उसमें स्ट्रिंग पास करना है, या फ़ोन है तो उसमें स्ट्रिंग पास करना है, क्या डेटा टाइप देना है, कुछ पता नहीं चलता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, उसके थ्रू हम लोग बहुत इजीली समझ लेते हैं। अब बात आती है GraphQL के फ्रेमवर्क की। अगर आप GraphQL में काम करना चाहते हैं तो ये इसके फ्रेमवर्क होते हैं, एक अपोलो सर्वर, एक एक्सप्रेस GraphQL, और एक GraphQL योगा, और एक नेक्सस। तो ये सारे GraphQL के फ्रेमवर्क हैं। अरे जैसे और लैंग्वेज के फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे PHP के फ्रेमवर्क होते हैं कि कोडिंगनेटर, लारावेल, ऐसी नोड के फ्रेमवर्क होते हैं, ये GraphQL के फ्रेमवर्क हैं। बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा चलता है इस समय वो अपोलो सर्वर चलता है। आपको अपोलो सर्वर सीखना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप अपोलो सर्वर सीखिए, क्योंकि अपोलो सर्वर का ही यूज़ होता है मार्केट में। इसके अलावा व्हेन टू यूज़ REST API। अब बात यह आती है कि हम लोग REST API कब यूज़ करें, क्योंकि GraphQL का जो काम है वो भी API बनाने का काम है, और REST API का काम भी API बनाने का है। तो अब बात यह आ जाती है कि कल को कोई आपसे बोले कि आप API किस में बनाएंगे, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। REST API ऑफन मल्टीपल एंड पॉइंट, REST API के अंदर मल्टीपल एंड पॉइंट्स होते हैं। When you need a simple easy to implement API, अगर आपको कुछ सिंपल सी API बनानी है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, सिंपल सी API बनानी है, ठीक है, तो आप REST API का इस्तेमाल करिए। REST API यूज HTTP स्टेटस कोड। REST API के अंदर ये HTTP के स्टेटस कोड होते हैं, जैसे 200 मतलब पेज ओके, ऐसे 400
500 मतलब इंटरनल सर्वर एरर, 404 नॉट फाउंड, 400 मीन्स एरर। तो रेस्ट एपीआई में हमें ये HTTP स्टेटस कोड मिलते हैं जो कि GraphQL में नहीं मिलते हैं। GraphQL में हमेशा एक ही मिलता है 200, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको एपीआई बनानी है, आपको ये स्टेटस कोड चाहिए, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस्ट डज नॉट हैव ए बिल्ट इन सपोर्ट फॉर रियल टाइम अपडेट। रेस्ट एपीआई के अंदर रियल टाइम अपडेट करने वाला कोई इनबिल्ट फीचर नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको अलग से बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं अलग से। आइडियली फॉर सिंपल वेब सर्विसेज कॉड एप्लीकेशन एंड व्हेन लीवरेजिंग HTTP कैशिंग एंड स्टेटस कोड इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको कभी ऐसी एपीआई बनानी पड़े जैसे जिसमें आपको नॉर्मली कार्ड ऑपरेशन वगैरह करने हैं और आप HTTP कैशिंग यूज़ करना चाहते हैं, स्टेटस कोड यूज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में आप रेस्ट एपीआई यूज़ करिए। इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ आपको, एक फीचर और बताता हूँ रेस्ट एपीआई का। इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहने का मतलब इसको बहुत ज़्यादा इसको लोग यूज़ कर रहे हैं मार्केट में। अगर आपको कल को कोई प्रॉब्लम्स आती है ना, तो इजीली आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट में करीब मैं कह सकता हूँ कि 70% लोग रेस्ट एपीआई ही यूज़ करते होंगे और 30% लोग GraphQL यूज़ करते हैं। बट धीरे धीरे मार्केट चेंज हो रहा है। कुछ समय के बाद आप देखिएगा GraphQL ज़्यादा यूज़ होने लग जाएगी, क्योंकि GraphQL के अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। When to use GraphQL, मतलब GraphQL का यूज़ हम लोग कब करते हैं? When you want to reduce the number of endpoints, मतलब कभी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको एंड पॉइंट्स रिड्यूस करने हो। कहने का मतलब है जो हम लोग एपीआई बनाते हैं उन एपीआईज के यूआरएल होते हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कम से कम एपीआई के यूआरएल बने, मतलब कम से कम एंड पॉइंट्स बने। तो हम लोग उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल एंड पॉइंट मिलता है केवल। When you need to aggregate data from multiple sources efficiently, अगर आपको मल्टीपल सोर्सेस से डेटा लाना हो इफिशिएंटली तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एवरी रिक्वेस्ट रिटर्न ए 200 स्टेटस कोड। देखिए यहाँ पे ये मेन चीज़ है कि GraphQL हमेशा आपको 200 स्टेटस कोड ही देती है। मतलब एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे दूसरी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है रेस्ट एपीआई के अंदर तो हमें मिलता है स्टेटस कोड 400 या 404, 500, 201, ये स्टेटस कोड हमें सर्वर से मिल जाते हैं। बट अगर आपको कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको एरर हैंडलिंग अपने अलग तरीके से करनी है, आपको केवल 200 स्टेटस कोड ही चाहिए, तो अभी आप GraphQL का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ एरर हैंडलिंग के लिए हम लोग दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा आपको कि हाउ टू हैंडल एरर इन GraphQL, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। GraphQL इंक्लूड्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर रियल टाइम अपडेट। अगर आपकी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि आपको रियल टाइम डेटा अपडेट करना हो, मान लीजिए कोई ऐसी वेबसाइट बनानी हो जैसे ओला होती है, उबर होती है, या स्विगी है या जोमेटो है, उसमें देखते हैं ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम हो रहा है, रियल टाइम डेटा अपडेट हो रहा है। मतलब कहने मतलब अगर आपको रियल टाइम डेटा अपडेट करना है, ठीक है, तो आप GraphQL का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारा होता है सब्सक्रिप्शन के थ्रू हम लोग ये काम करते हैं। सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन डाइवर्स विथ and involving data requirements such as social media platform, e-commerce website, real time update। कहने का मतलब है अगर कभी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना हो, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं,
तो यहाँ पे अनलिमिटेड APIs की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो GraphQL के थ्रू हम लोग बस एक स्कीमा बनाएंगे और रिजॉल्वर बना देंगे और हमें रन टाइम में APIs मिल जाएंगी। तो जैसे सोशल मीडिया साइट अगर आप कुछ बनाने जा रहे हैं तो आप GraphQL का इस्तेमाल करिए। कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाइए, वहाँ भी अनलिमिटेड APIs की ज़रूरत पड़ती है। या कोई रियल टाइम एप्लीकेशन बनानी है जैसे जोमेटो ओला टाइप की, जैसे मैंने आपको बताई, तो भी आपको GraphQL आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अवॉइड ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग इशू। अगर आप चाहते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये भी GraphQL का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये हमारी ओवर फैचिंग अंडर फैचिंग इशू को भी रिजॉल्व करता है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने REST API बनाई, आपका मान लीजिए एक यूज़र टेबल है। अब यूज़र टेबल के अंदर मान लीजिए 40 कॉलम्स हैं। अगर आपने 40 कॉलम्स पूरे के पूरे फैच कर लिए तो भाई आप उसको जब फैच कर रहे हो तो डेटाबेस जितना ज़्यादा डेटाबेस एक्सेस करोगे उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब उसमें 40 कॉलम्स हैं, अब 40 के 40 अगर आप करते हो तो आपकी एप्लीकेशन स्लो हो रही है, जबकि आपको केवल मान लीजिए उस जहाँ पे आपको API एक्सेस करनी वहाँ पे केवल 2 ही फील्ड चाहिए और आप 40 कॉलम वाली फैच करने वाली API रन कर रहे हो, ठीक है। तो आपका अननेसेसरी लोडिंग स्पीड बढ़ रही है ना। और अगर मान लीजिए आपने एक ऐसी API बना दी जिसमें केवल 2 ही कॉलम आए, तो अब मान लीजिए एक यूज़र टेबल है, उसमें आपने यूज़र नेम और फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट थी, आपने वो वाली API बनाई। लेकिन मान लीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, एड्रेस ये भी चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर से एक नई API बनाइए, ठीक है। तो ये हो गई अंडर फैचिंग। अंडर फैचिंग का मतलब ये हुआ कि आपने 2 कॉलम फैच करने की API बना ली, जबकि आपको 5 कॉलम फैच करने की API बनानी थी। तो REST API में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मतलब अननेसेसरी हम लोग कॉलम को मतलब फैच करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे हमें जितना कॉलम चाहिए होते हैं केवल उतने ही फैच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है ना, कोई API बनी होती नहीं है, रन टाइम पे API बनती है। तो अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, ओवर फैचिंग एंड अंडर फैचिंग। तो ये इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है GraphQL के अंदर। तो चलिए अब आगे देखते हैं स्टेप्स। मतलब GraphQL का अगर आपको सेटअप करना है तो ये सारे स्टेप्स हैं। जैसे npm i अपोलो सर्वर, देखिए यहाँ पे मैंने आपको 4 फ्रेमवर्क बताए थे ना, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा अपोलो सर्वर चलता है, इसलिए मैंने स्टेप्स में लिखा है npm i अपोलो सर्वर। तो पहले आप इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर स्कीमा बना लीजिएगा, फिर रिजॉल्वर बनाना होगा और फिर एक सर्वर का पेज बनाना होगा। चाहे index.js के नाम से बना लीजिए या server.js के नाम से बना लीजिए, या अगर आप टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो तो index.tsx ऐसा बना लीजिएगा, एक वो बनाना होगा और फिर उसके बाद सर्वर बनाना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी थ्योरी। मुझे लगता है मैंने थ्योरी आपको बहुत बता दी है, अब इसके आगे मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही ये बोल देता हूँ कि आपको GraphQL कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी GraphQL के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि REST API का इस्तेमाल भी API बनाने में किया जाता है और GraphQL का इस्तेमाल भी API बनाने में किया जाता है, और GraphQL के एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे इसका स्कोप और बढ़ेगा, ठीक है।
तो अभी कंपटीशन कम है। अगर आप अभी GraphQL सीख लेंगे तो आप देख लीजिएगा डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आप जैसे Naukri.com यूज़ करते हैं पोर्टल, वहाँ पे जाके अगर आप अपडेट कर देंगे GraphQL अगर आपको आता है तो आपके पास जॉब्स के कॉल भी बहुत आएंगे। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि कंपटीशन कम है, तो अभी आप सीख लीजिए। फिर यही चीज़ आप 4 साल बाद सीखेंगे, 2 साल बाद सीखेंगे, फिर रश बहुत हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी IT का मार्केट इस समय काफ़ी मतलब टाइट चल रहा है। ठीक है, इजीली जॉब नहीं मिल रही है, तो GraphQL कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत लंबी बात हो गई है, मैं बंद करता हूँ अपनी बात को यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ट्राई करिए इसे अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद, बाय बाय।